जमील साहब, आपसे अगर आगाज़ करें तो सदर ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, उनके पहले भी बहुत से बयानात रहे और जिस तरह के वो बयानात देते रहे हैं तो उस पर उनको सीरियस लेना मुश्किल है। लेकिन आजकल जिस तरह की आज उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, कहते हैं कि जंग बंदी ख़त्म हो चुकी और फिर ईरान से बात करना वक्त का ज़िया है और फिर दोबारा हमलों का भी उन्होंने इंदिया दिया। तो इस वक्त आपकी नज़र में सीज़ फायर या फिर MOU का स्टेटस क्या है? जी हाँ, मधु करने पर मशकूर। अगर उनकी अल्फाज और कलमात पे जाएं तो ये अल्फाज और कलमात तो जाहिर है इस चीज की गमाजी करते हैं। एक सदर इतने ताकतवर मुल्क का जो कि अपने फौज का सरबराह भी है, वो अगर ये बात कर रहा है, लेकिन इससे पहले भी तो कई मरतबा उन्होंने ऐसे ही और इससे मिलती जुलती और इससे ज्यादा खतरनाक बातें की हैं। तहजीब और तमद्दुन को मिटाने की बात की है, जिसका जाहिर है सिर्फ न्यूक्लियर से ही हो सकता है। तो इस किस्म की बात पहले भी करते रहे हैं। ग्रीनलैंड को भी टेक ओवर करने की बात करते रहे हैं, नेटो से बाहर निकलने की बात करते रहे हैं, सैंक्शंस के बारे में लगाते रहे हैं, उठाते रहे हैं, फिर लगाते रहे हैं। तो ये तमाम खैर ये उनका एक तर्ज अमल है, ये उनका एक तरीका कार है नेगोशिएशन का। और मैं इसके दो पहलुओं से मैं इसको बयान करना चाहूंगा। पहला पहलू इसका सफारती और सियासी है और दूसरा पहलू इसका लीगल है। लीगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस चंद चीदा चीदा पहला सफारती और सफारती जो इसका पॉलिटिकल पहलू ये है कि सारे के सारे खलीजी ममालिक बल्कि मीडिएटर्स अब भी इंटरेस्टेड है। कतर का फ्लैग का जहाज उस पर अटैक हुआ है सऊदी अरब का, लेकिन उन्होंने दोबारा कहा है कि टेबल टॉक इज द ओनली थिंग, डिप्लोमेसी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। उन्होंने तो नहीं कहा कि ज़रा इस शिद्दत को आगे बढ़ाया जाए जिनका नुकसान हुआ है। और अगर इसको देखा जाए तो फिर इसका मतलब यह है कि डिप्लोमेसी वुड स्टिल हैव अ चांस एंड इट वुड कंटिन्यू टू हैव अ चांस एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। कि क्या दुनिया इसका की मुतहम्मल हो सकती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका यानी कि वो क्या इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है? और अगर अमेरिका की पॉलिटिकल मामलात की बात की जाए तो क्या ये पॉलिटिकल कैपिटल सारे का सारा ये झुलसा देंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मिड टर्म इलेक्शन क्या हारना पसंद करेंगे? इसका मतलब ये है कि वो इम्पीचमेंट की जो बात कर रहे हैं कि अपर हाउस टू लोअर हाउस अगर उस पर सबकत हासिल हो जाएगी डेमोक्रेट्स को, तो फिर वो 25th अमेंडमेंट को इन्वोक कर देंगे। और साथ साथ उन्होंने इस दफा कह दिया है कि हम इस दफा प्रोसिक्यूट भी करेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारा मवाद डोनाल्ड ट्रंप किया गया। तो क्या ये सारी चीजें रिपब्लिकन अपने माथे पर कलंक का टिका लगवा के अगले 3 इलेक्शन हार जाएगी या ज्यादा? तो ये ऐसा नजर। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फ्लेशन और जो रेटिंग डाउन होती जा रही है और इजरायली लॉबी पर भी जो वजन पड़ता जा रहा है, जो उस पर प्रेशर आ रहा है अमेरिका में जेन जी का यानी कि यूथ का और लोगों का, अवाम का। अभी रिसेंट सर्वे न्यूयॉर्क से निकली है, उसमें बताया गया है कि 1923 में 63% हामी थे इजराइल के और अब 23% रह गए हैं। इन तमाम पॉइंट्स का जो मैंने आपके सामने जिक्र किया अगर अहाता करें तो लगता नहीं कि ये जो है जंग दोबारा अप स्केल पे चली जाएगी। इसका मैं जरा जवाब ले लूं मंसूर जाफर साहब से। मंसूर जाफर साहब, आपकी असेसमेंट इस बारे में क्या है? एक तो ये बयान कि जी इट्स ओवर, लेकिन साथ में मुज़ाकरात का रास्ता अभी भी खुला है। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों ममालिक ये कह रहे हैं, ईरान ये कह रहा है कि MOU जो है उसकी खिलाफ वर्जी अमेरिकन ने की। अगर हम MOU का पहला पैरा पढ़ते हैं तो इस बात की ज़ाहिर सबूत मिलते हैं कि लबनान में अभी तक मामला सॉर्ट नहीं हुए, एक दूसरे पर हमले नहीं करने थे और अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ईरान की साइड से देखें तो वहाँ से जो जहाज़ गुजर रहे हैं, अगर कतरी जहाज़ पर या सऊदी जहाज़ पर, जो ना सिर्फ ये कि कतर जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, बल्कि सऊदी अरेबिया और कतर तो वहाँ पर रिस्पेक्ट पे करने भी आए थे, कमर्शियल वेसल्स थी। तो तरीक़ेकार या गुजरने के रास्ते पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनको निशाना बनाना क्या मुनासिब अमल था? जी देखिए, ये जितने भी इकदाम इस वक्त आपको कर्रोफर के बयानात की सूरत में दिखाई दे रहे हैं, वो इस वक्त थोड़े से थोड़े मटेरियल ट्रांसलेशन में भी आपको उसका एक परताव दिखाई दे रहा है। यानी ईरान ने भी एक अपने तौर पे जिस अंदाज से वेसल्स को निशाना बनाया है मुख्तलिफ मुल्कों की, और उसके साथ साथ जो जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है ईरान के मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना के, ये बुनियादी तौर पे जो इस मफाहमती याददाश्त के अंदर कुछ लूप होल्स मैं समझता हूँ मौजूद है, ये उसी का एक लिहाज से शाखसाना है। खासतौर पे ये जो आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से ईरान का और ओमान का दोनों का हक जो है वो तस्लीम किया गया है इस MOU के अंदर, और ईरान बेसिकली उसी चीज़ को थोड़ा सा अपने हक में एक्सप्लॉइट करता है और वो इस चोकिंग पॉइंट को या इस स्ट्रेटेजिक गुजरगाह को जो है
वो अब इन फ्यूचर एक मुकम्मल कंट्रोल में रखने का इरादा रखता है और उस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि इस वक्त वो ओवरली ऑब्सेस दिखाई देता है अपने इस कंट्रोल के हवाले से। और ऐसी लेकिन मंसूर साहब, इफ आई मे थोड़ा सा आप जाहिर है कि इसको समझा पाएंगे, लेकिन जो पैरा 5 है इसका, उसी के अंदर इसका तस्करा है। तो उसके अंदर शुरू में यह है कि अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस एमओयू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर द सेफ पैसेज, यानी कि सेफ पैसेज के हवाले से तस्करा है। आगे जो कंट्रोल की बात हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि डायलॉग होगा सल्तनत ऑफ ओमान के साथ, फिर उसके बाद फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन और उसके मामला तय होंगे इन अकॉर्डिंग्स विद द इंटरनेशनल लॉ, और वो कोस्टल यानी कि लिटरल स्टेट्स हैं उनके साथ मिलकर ये तय किए जाएंगे। यानी कि इसके अंदर सिर्फ ओमान का तस्करा नहीं है, बाकी स्टेट्स का भी है। और ये 60 दिन की मुद्दत के अंदर ये चीज़ तय होनी थी। और कंट्रोल की बात, और जाहिर है कि अगर खर्चा पानी या लेवी या कुछ वसूली की बात होनी थी, टैक्स की बात होनी थी, तो वो उसके बाद होनी थी। इजंट दैट टू अर्ली फॉर दिस? देखिए, ईरान, मैंने जैसे अर्ज किया कि वो ओवरली ऑब्सेस दिखाई देता है और उसकी थोड़ी सी रीजन टू बिलीव ये है, इस वक्त ईरान को जो एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बूस्ट मिला है, खासतौर पे एक गम और शोक के माहौल में कि जिसमें दुनिया भर से लोग कन्वर्ज हुए हैं, ईरानी अवाम बड़े पैमाने पर कन्वर्ज हुए हैं अपने रहबर आला को सफर आखिरत पर रवाना करने के लिए। ईरान को महसूस हो रहा है कि इस वक्त वो जो एक पॉलिटिकल कैपिटल उनके पास वहां जमा हुआ है, वो उसको किसी की तरीके से मैदान जंग में भी दिखाना चाहते हैं और एक सपोर्ट के तौर पे शो करना चाहते हैं कि देखिए कि इतने बड़े मासेस जो हैं वो उनके सपोर्ट में मौजूद हैं। और यकीनन वो तमाम के तमाम जो नारे लगा रहे थे वो इंतकाम के नारे लगा रहे थे, वो ताकत के नारे। तो ईरान इस नौयत के इक़दाम के जरिए अपनी उस ताकत को मैनिफेस्ट करना चाहता है, कतल न रिस्के के उस ये जो आपने हुर्मुज़ का जो ईरान वाला इलाका है, ईरान की ख्वाहिश और कोशिश ये है कि ट्रैफिक इसी जगह से गुजरे, ओमान वाली साइड को एक अल्टरनेट रूट के तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि जाहिर है वहां पे ओमान के पास वो इंतजामी सलाहियत नहीं है कि वो चीजों को वहां मैनेज कर सके। इसी तरीके से जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ईरान के डिस्पोजल पे है, चाहे वो पासदार इनकलाब की सूरत में है, उनकी बहरिया की सूरत में है, वो तमाम का तमाम उन्हें एक लिवरेज फराहम करता है। तो ईरान नहीं चाहता कि ये किसी तरीके से लिवरेज उनसे चला जाए। आने वाले दिनों में जो भी इस इशू पर नेगोशिएशन होनी है या उस पर कोई इंटरनेशनल कंसोर्शियम टाइप चीज बननी है, ईरान पूरी कोशिश करेगा कि उसमें अपना एक अपर हैंड रखे। और इस वक्त मैं समझता हूँ ईरान का जो मूड आपको दिखाई दे रहा है, उसकी बुनियाद ईरान के अंदर जो इस वक्त एक वहां पे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उनकी फेवर में आई है, उसको देखते हुए, और उन्होंने यकीनन ये दो मुल्कों के टैंकर्स को निशाना बनाया है। वो कमर्शियल नौयत के टैंकर्स हैं, ठीक है, उनके फ्लैग्स जो है वो सऊदी और कतरी हो सकते हैं, लेकिन कतर ने तो इस पे बाकायदा एक डिप्लोमेटिक डिमार्श भी किया है। बट लेट्स होप दैट दे डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस। यही सवाल जमील साहब आपसे जानना चाहूंगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो आप ये देखें ना कि नेटो पर ट्रंप क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये नेटो ने हमें इस सारे मामले में सपोर्ट नहीं किया। जो मैं काउंटर प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूं उसका मकसद ये है कि उन्होंने शिकायत ये की कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद नहीं की, और अभी वहां पर इजलास हो रहा था और उसी दौरान हमने देखा कि हालिया ये जो टैंकर्स पर हमले थे उसके बाद उनकी जानिब से अमेरिका की सपोर्ट में ये जो नए हमले हुए उनकी सपोर्ट में बयान आया है। तो ईरान को थोड़ा सा मोहतात भी रहना चाहिए जाहिर है इस सिचुएशन में। जहाँ ईरान का, लेकिन मोहतात तो अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किस किस्म का नेटो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से इफेक्ट होती है, पूरी दुनिया इफेक्ट होती है, अभी मैंने तस्करा किया आपसे। तो लिहाजा उस हद तक तो चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहे और इसलिए वो इस मामले में सपोर्ट करें। ईरान ने रोका, जो कि उसको अख्तियार है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक कि रोके, चेक कर ले अगर उसको शक होता है कि उसमें कोई ऐसी चीज है जो उसके। दूसरी चीज, ईरान कहता है कि जी हमने रास्ते इसलिए दिए हुए हैं कि इस पे माइनिंग हुई है, अभी माइनिंग पूरे हमने क्लियर नहीं किया है, सी माइन स्वीपिंग नहीं हुई है अभी पूरी, हमने रास्ता मुकर्रर किया है उसकी, अगर वो नहीं, असल में ईरान यकीनन तसल्लुत चाहता है उसमें। अब रहा सवाल कि इसका मतलब ये है कि आप एक फोर्थ कंट्री, मतलब ये तीनों जहाज अमेरिका के नहीं है, अमेरिका ने क्या इस एमओयू के जरिए ठेका ले लिया है, कोई इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की? वो क्या है इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी? इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी ये है कि जब उनको इंटरनेशनल कानून के तहत अख्तियार है, जब क्लॉज 5 ये में बड़ा है। इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो आपने उठाया और जाहिर है कि हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। मंसूर साहब, इसमें एक और पहलू ये है, अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस तरह से हमले हुए हैं उसके बाद से जो सिचुएशन है,
अब इसका तेल की कीमतों पर भी असर पड़ रहा है। जो शिपिंग की तंजीमें हैं बैनुल-अक़वामी, और आपको पता है कि इसके साथ इंश्योरेंस कंपनीज भी इन्वॉल्व होती हैं, तो वो अपने जहाज़ों को वहाँ पर जाने से अब रोक रही हैं। तो दुनिया इस सारी ये जो डेवलपमेंट अभी रिसेंटली हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, बिकॉज एवरीबडी इज़ कंसर्न, वो किस तरह से देख रही है? ये यकीनन इसमें जो इमीडिएट कंसर्न तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखने को मिला है। उनकी तरफ से जो एक नोटम टाइप चीज जारी होती है वो जारी हो चुकी है, और यही वजह है कि इस वक्त बहुत सारे जो ट्रेड शिप्स हैं वो प्रोसीड करने से एतराज कर रहे हैं। और खासतौर पे जो सबसे बड़ी इशू इसमें आता है वो इंश्योरेंस कंपनीज के हवाले से, और माजी में भी जो इंश्योरेंस कंपनीज थे उन्हीं के मेन कंसर्न है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो जहाज हैं वो इस तरफ रुख नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको इंश्योरेंस कंपनीज कोई लाइबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थी कि किसी हादसे की सूरत में उनको कोई कंपनसेशन या उनको कोई चीज अदा की जाएगी। तो ये वो बुनियादी कंसर्न है कि जिसकी वजह से उसमें यकीनन बाज़ जहाज़ों को निशाना भी बनाया गया। तो अब ये सारी सूरत हाल यकीनन इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो तेल की कीमतों पर पड़ता है। और अभी आपने देखा कि जैसे ही ये बंदिश हुई है वक्ती तौर पे, तो तकरीबन 5% जो है पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो अब चली गई हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब ये एक ट्रेंड भी हमें ऐसा दिखाई देता है, माजी में भी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एंड वीकेंड्स पर, यानी हमारे यहाँ जब जुमा होता है तो वो इस नौयत का कोई बयान देते थे कि जिसके नतीजे में ऑयल प्राइसेस जो है वो टूट कर देती थी। और उसके बाद फिर इतवार के रोज जैसे ही उनका वीकेंड क्लोज होता था तो वो एक ऐसा सॉफ्ट बयान जिसमें ईरानी की आदत उन्हें बड़ी अच्छी लगने लगती थी और उन्हें वो मोमेंट दिखाई देते थे, और तो वो प्राइस नीचे आती थी। और उस दौरान उन्हीं के जो दोस्त अहबाब जो वो बड़े पैसे कमा लेते, मार्केट के अंदर आई गेट इट सर, कमाते थे। हाँ, ये इस दफ़ा भी ये एंगल हो सकता है। थैंक यू सो मच मंसूर जाफर साहब, मतलब ये कि इनपुट, और साथ ही साथ जमील अहमद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।